कभी सोचा है कि मेटल के ये छोटे छोटे टुकड़े, ये सिक्के, अपने अंदर दो विशाल साम्राज्यों की पूरी कहानी छिपाए हो सकते हैं? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये सिक्के सिर्फ पैसे नहीं बल्कि इतिहास की वो चाबियां हैं जो एक पूरी भूली बिसरी दुनिया का दरवाजा खोल देती हैं। जरा सोचिए, अगर ये पुराने सिक्के बोल पाते तो क्या कहते। आज हम इन्हीं की जुबानी उन राजाओं, उनकी संस्कृतियों और उनकी ताकत की कहानियों को सुनेंगे, जिनके बारे में सच कहूं तो ज्यादा कुछ लिखा हुआ मिलता ही नहीं है। तो चलिए कहानी में और गहरे उतरते हैं। भारत में मौर्य साम्राज्य के बाद उत्तर पश्चिमी हिस्से में आए हिंद यवन, या जिन्हें हम इंडो ग्रीक्स कहते हैं। और ये लोग सिर्फ विजेता नहीं थे, बल्कि इन्होंने सिक्कों की दुनिया में एक तरह की क्रांति ही ला दी थी। देखिए, हिंद यवन के सिक्के ना बहुत खास थे। उनसे पहले के सिक्कों पर राजा का कोई चेहरा या नाम नहीं होता था, पर इन्होंने एक नई शुरुआत की। सिक्कों पर राजा का हूबहू चेहरा और उसका नाम छापना शुरू किया। इतिहासकारों के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं था। पहली बार एक पक्का भरोसेमंद रिकॉर्ड मिल रहा था। और ये नंबर, ये तो बस कमाल है। कुल 42 हिंद यवन राजाओं में से 34, जी हां 34 ऐसे राजा हैं जिनके होने का सबूत हमें सिर्फ और सिर्फ उनके सिक्कों से मिलता है। सोचिए, अगर ये सिक्के न होते तो इन राजाओं का तो इतिहास में नामो निशान तक मिट गया होता। अब बात करते हैं सबसे मशहूर हिंद यवन राजा की, मेनांडर। इनकी कहानी सिर्फ सिक्कों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महान ग्रंथ में भी जिंदा है। और वो ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। इसका मतलब है राजा मिलिंद के सवाल। असल में ये एक किताब है जिसमें राजा मेनांडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुई गहरी बातचीत का पूरा ब्यौरा है। ये उस दौर के कल्चरल और रिलीजियस एक्सचेंज का एक जीता जागता सबूत है। ये कोई मामूली सवाल जवाब का सेशन नहीं था। कहते हैं कि राजा मेनांडर नागसेन के जवाबों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म ही अपना लिया। ये उस जमाने की एक बहुत बड़ी घटना थी, जो इस किताब की वजह से हमेशा के लिए अमर हो गई। यहां पर ना दोनों साम्राज्यों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है हिंद यवन, जैसे मेनांडर, जो अपनी पहचान और अपना राज दिखाने के लिए ज्यादातर चांदी के सिक्के बनवाते थे। और दूसरी तरफ उनके बाद आए कुषाण, खासकर राजा विम कडफिसिस। उन्होंने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। ये सिर्फ धातु का बदलाव नहीं था, ये एक नए, ज्यादा ताकतवर साम्राज्य का ऐलान था, जो अपनी इकोनॉमिक पावर का डंका बजा रहा था। तो सवाल उठता है, ये कुषाण थे कौन? ये सेंट्रल एशिया से आई एक नई शक्ति थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया और उसकी नींव रखी सोने पर। कुषाणों ने बहुत तेजी से अपना साम्राज्य फैलाया। उन्होंने यूनानियों और पार्थियंस को हटाकर उत्तर पश्चिम भारत पर कब्जा किया, और देखते ही देखते उनका राज मध्य एशिया से लेकर गंगा के मैदानों तक फैल गया। और इसी विशाल साम्राज्य ने उनकी आर्थिक शक्ति की नींव रखी। और विम कडफिसिस वो पहले राजा थे जिन्होंने भारत में इतने बड़े स्केल पर सोने के सिक्के चलाए। ये कोई दिखावा नहीं था, बल्कि ये उनकी नई शाही अर्थव्यवस्था का इंजन था। एक ऐसा इंजन जो व्यापार को आसान बनाता था और साम्राज्य को मजबूत करता था। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतना सारा सोना आया कहां से? इसका जवाब कुषाणों की शानदार इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में छिपा है। कुषाणों की कामयाबी का सबसे बड़ा राज था सिल्क रूट पर उनका कंट्रोल। उन्होंने चीन और पश्चिम को जोड़ने वाले इस बेहद जरूरी रास्ते को अपने कब्जे में ले लिया। वहां से गुजरने वाले व्यापारियों से टैक्स वसूला और उसी पैसे से बनाए सोने के सिक्के, और फिर इन्हीं सिक्कों से अपनी विशाल सेना और प्रशासन का पूरा खर्च उठाया। ये ताकत और दौलत का एक ऐसा पहिया था जो लगातार घूमता रहता था। तो चलिए अब इन दोनों साम्राज्यों की कहानियों को उनके सिक्कों के जरिए एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर में उनकी विरासत हमें क्या सिखाती है। तो पूरी कहानी का सार ये है, हिंद यवन जैसे मेनांडर ने अपनी पहचान बनाने के लिए चांदी के सिक्के इस्तेमाल किए, जबकि कुषाण जैसे विम कडफिसिस ने अपनी आर्थिक ताकत दिखाने और व्यापार पर कंट्रोल करने के लिए सोने का इस्तेमाल किया। एक ने हमें हमारा खोया हुआ इतिहास लौटाया, तो दूसरे ने ये दिखाया कि कैसे एक साम्राज्य को सिर्फ व्यापार की ताकत पर भी खड़ा किया जा सकता है। और जाते जाते बस एक सवाल, अगर आज के हमारे सिक्के और नोट 2000 साल बाद किसी को मिले, तो वो हमारी दुनिया, हमारी सोच और हमारी कीमतों के बारे में क्या कहानी सुनाएंगे? सोचने वाली बात है ना?